वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक और ऐसे मस्त एआईएफ के बारे में समझेंगे जो एआईएफ आपके आने वाले 5 सालों में बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकेगा। 5 साल नहीं मगर अब 4 साल ही उस एआईएफ के अंदर बचे हैं। तो अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये एआईएफ 4 साल में वेल्थ बहुत ही अच्छी आपकी बना के दे सकता है। ये एआईएफ कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स है, क्या टैक्सेशन है, सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। गेट 5 अपॉर्चुनिटी फंड, ये कैटेगरी 1 नेक्स्ट जनरेशन एसएमई चैंपियन फंड है। अब ये एआईएफ बहुत ही क्लियरिफाइड कैटेगरी 1 कैटेगरी में आता है जो हाई कन्विक्शन एसएमई के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और बहुत ही ज्यादा फिल्टरेशन करने के बाद करता है और टाइम बाउंड एग्जिट पाथवे भी बना के रखता है। यानी इसमें जरूरी नहीं है कि आईपीओ आए, आईपीओ के पहले भी ये एसएमई कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपकी वैल्यूएशन अच्छी बना के ये लोग निकल जाते हैं। कैटेगरी टाइप, कैटेगरी 1 वीसी वेंचर कैपिटल फंड्स एंड एसएमई फोकस, ये एआईएफ रहेगा। ये एआईएफ क्लोज एंडेड है, जिसका मैक्स फंड साइज है 100 करोड़। 100 करोड़ हो जाने के बाद आपका एक भी पैसा इसके अंदर नहीं जा सकता है। 50 करोड़ बेस है और 50 करोड़ ग्रीन शू है। 100 करोड़ कंप्लीट होने के बाद ये फंड मैनेजर आपसे एक भी रुपए नहीं ले पाएंगे। स्पॉन्सर स्किन इन द गेम 5% ऑफ टोटल फंड साइज, यानी 100 करोड़ के अंदर से 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का ही रहेगा। यानी आपके पैसों के साथ स्पॉन्सर भी अपने पैसे लगा रहा है, यानी यहाँ पे आपका रिस्क इन्वेस्टमेंट का घट रहा है। फी स्ट्रक्चर 2% मैनेजमेंट फीस पर एनम एंड 20% कैरी 12% हर्डल रेट के बाद, यानी कम से कम 12% सीएजीआर रिटर्न निकलेगा। उसके ऊपर जो रिटर्न होगा उसके ऊपर 20% परफॉर्मेंस फीस चार्ज होगी। टेन्योर 5 ईयर्स प्लस 2 ईयर एक्सटेंशन, ये 2 ईयर एक्सटेंशन अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं आप 5वें वर्ष में एग्जिट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फोकस, ये एआईएफ प्री आईपीओ, आईपीओ बॉन्ड एंड लिस्टेड इंडियन एसएमईज एक्सिबिटिंग में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ की, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, प्रूवन रेवेन्यू ट्रैक है। यानी रेवेन्यू ट्रैक यानी ऑलरेडी कंपनी बहुत ही अच्छा टर्नओवर कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उन्हीं कंपनियों के अंदर ये आईपीओ में इन्वेस्टमेंट होगा, उन्हीं कंपनियों के शेयर्स में अनलिस्टेड वे में ये एआईएफ इन्वेस्ट करेगा। एग्जिट स्ट्रेटेजी, टाइम बॉन्ड लिक्विडिटी इवेंट्स टारगेटिंग 3 इयर्स, आईपीओ के माध्यम से, पी सेकेंडरी मार्केट एंड स्ट्रेटेजी सेल। ये 3 तरह से आने वाले 3 साल के अंदर ये लोग एग्जिट करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी नहीं हो तो ये पीई सेकेंडरी सेल से भी एग्जिट ले सकेंगे, स्ट्रेटेजिक सेल करके भी एग्जिट ले सकेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक एआईएफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जहां पे आपके अच्छे से वेल्थ बन सकेगी। तो हम डिटेल में समझेंगे कि इंडिया के अंदर एसएमई में अपॉर्चुनिटी क्यों है और क्यों ज्यादातर अच्छे आईपी एआईएफ एसएमई सेगमेंट के आ रहे हैं। तो नंबर 1, स्टेज 1, टोटल एमएसएमई लैंडस्केप है। 6.5 करोड़ से ज्यादा इंडिया के अंदर एसएमई एंटरप्राइज है, जिसके अंदर से 30% मैन्युफैक्चरिंग एंड 70% सर्विस एंड ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग इंक्लूड माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसके अंदर सारा आ जाता है। सेकंड फिल्टर जो लगता है सेकंड स्टेज में, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई। इसके अंदर से भी जब एआईएफ फंड गेट 5 का जो है वो सिलेक्ट करता है एमएसएमई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और फोकसिंग ऑन टेंजेबल एसेट बिजनेस विद स्केलेबल मॉडल। इसके बाद उनका थर्ड स्टेज आता है वर्किंग करने का, जिसके अंदर आता है इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑफ 1.6 to 2 लाख कंपनी। यानी कंपनी तो 6.5 करोड़ थी, फिल्टर हुआ मैन्युफैक्चरिंग है 2 करोड़, उसके अंदर से भी फिल्टर हुआ कि जो अच्छी इन्वेस्टेबल है वो है 1.6 से लेकर 2 लाख कंपनीज, जिसके अंदर क्राइटेरिया होता है 50 to 250 करोड़ रेवेन्यू, फर्स्ट इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इसके बाद फोर्थ स्टेज जो आता है फंड का सिलेक्शन करने का, जिसके अंदर आती है इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस 22,000 to 30,000 इन्वेस्टेबल एसेट्स। ये जो रेडीनेस है जिसके अंदर पास रेट 12 to 15%, ऑडिटेड फाइनेंशियल कॉम्प्लायंसेस, प्रॉफिट, प्रोफेशनल वर्किंग, ये सारी चीजें। लास्ट स्टेज जो सिलेक्शन का आता है, जिसके अंदर टारगेट पाइपलाइन में 6,000 से 9,000 एसएमईज इक्विटी जो एसएमईज कंपनी को बेचनी है, जिसके अंदर 25 to 30% एक्टिवली सीकिंग इक्विटी वर्सेस गैप और बूट स्ट्रैपिंग। ऐसी कंपनियां जो अपनी इक्विटी को डिसॉल्व करके वर्किंग कैपिटल को बढ़ा के अपना कैपेक्स को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है और अपने टारगेट्स रेवेन्यूज को ग्रो करना चाहती है।
ऐसी कंपनियां आती है 6 to 9,000। तो हम समझेंगे कि हमने तो पहले समझा कि कितनी कंपनीज है और किस तरह से कंपनीज के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। सेकंड फिल्ट्रेशन जो है, जो इस सेगमेंट के अंदर है, वो फाइनेंशियल गैपिंग है। फाइनेंशियल गैपिंग का मतलब क्या है? टोटल एमएसएमई को फाइनेंशियल गैपिंग है 30 लाख करोड़। टोटल एड्रेसेबल मार्केट 30 लाख करोड़ का है, जिसके अंदर से इक्विटी क्वेसी इक्विटी रिलेवेंट गैप वो है ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़। ये बेसिकली मैक्सिमम लार्जेस्ट डेब्ट फंड है जो बैंकों ने इनको लोन दी हुई है, पीएलआई स्कीम के थ्रू इन्होंने लोन ली हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एसएमई का शेयर है 35%, अगेन 3 लाख करोड़, जहां पे इंटेंसिव कैपिटल ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 50 से लेकर 250 करोड़ के रेवेन्यू सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो है 1.2 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे वर्किंग है इस लेवल की कंपनियों का। और उसके भी आगे इंस्टीट्यूशनल एड्रेसेबल 25 से लेकर 35,000 करोड़ के बीच में है, जो 25% रेडी है टाइमिंग एंड विलिंगनेस फिल्टर्स लगने के बाद, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर भी फाइनल अपॉर्चुनिटी 7,000 एसएमईज जो हमने लास्ट साइड में देखा था, वो 7,000 एसएमईज जो 5 से 10 करोड़ की एवरेज इक्विटी पर कंपनी की सेल करना चाहती है और जिसके अंदर हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी है बड़ी कंपनी बनने की। टोटल 1300 प्लस एसएमई लिस्टिंग टिल टुडे, 320 है मेड इट टू मेन बोर्ड। एसएमई सेगमेंट रिस्की बहुत लगता है, मगर एसएमई सेगमेंट में से ही लास्ट 3 साल के अंदर ही 1300 से ज्यादा एसएमई कंपनीज लिस्ट हुई है और जिसके अंदर से 320 आज बीएससी के अंदर भी आ गई है, मेन बोर्ड में भी आ गई है। बीएससी रेज 14,000 करोड़ सिंस इंसेप्शन, एक्यूरेट एनएससी डेटा अनअवेलेबल। और एआई फंड के अंदर वो भी एसएमई सेगमेंट में थोड़ा सा रिस्की है, पर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो और शॉर्ट ब्रीफ में समझेंगे कि गेट फाइव क्या चीजें लेता है, क्या वेज से वो एसएमई को विन सिचुएशन में ट्रांसफर करता है। तो फर्स्ट, फाउंडर स्किन 10+ ईयर्स, एवरेज एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा है, फाउंडर लेड ओनरशिप एंड सिग्निफिकेंट मेजर शेयर होल्डिंग एंड डीप एक्सपर्टाइज इन द सेक्टर। सेकेंड है वैल्यूएशन गैप, जो चूज होती है 10 to 12x ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सस्ती वैल्यूएशंस में आज ही कंपनी को परचेज करना। थर्ड है पीएलआई एंड जीएसटी स्ट्रॉन्ग विंड्स, गवर्नमेंट ने जो $5 ट्रिलियन एसएमई जीडीपी के लिए जो जीएसटी एंड पीएलआई बेनिफिट्स दिए हैं, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स एसएमई सेगमेंट को मिल रहा है। इनोवेशन 30% प्लस हायर इनोवेशन, आज इंडिया के अंदर नई नई कंपनियां आ रही है जो कंटिन्यूसली इंप्रूव डीएनए प्रोडक्ट अपडेट्स एवरी 6 to 12 मंथ्स हो रहा है। एजिलिटी एंड स्पीड, 70% फास्टर एग्जीक्यूशंस, pivots in weeks and versus quarter. During COVID, the responsive was 3 months for SMEs versus 18 months for corporate. तो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशंस एसएमई सेगमेंट में हो रहा है एंड लोअर ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लोअर 40 to 50%, कैपिटल स्ट्रेच फर्दर हायर नेट मार्जिन कंपेयर टू लिस्टेड पीयर। ये एसएमई सेगमेंट के मार्जिन बहुत ही ज्यादा होते हैं, 40 से 50% तक के उनके रेवेन्यू के सामने उनके मार्जिन होते हैं। तो ये पूरी अपॉर्चुनिटीज गेट फाइव आपके लिए दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फाउंडर है वो फाउंडर 10 साल ओल्ड है, वैल्यूएशन सस्ती है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनोवेशंस के साथ कंपनीज जो काम कर रही है और 40 से 50% जिनका प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसे सेगमेंट में आपका पैसा लगने जा रहा है गेट फाइव एआईएफ के थ्रू। पी अपॉर्चुनिटी एसएमई सेगमेंट में क्या है? बहुत ही सिंपल चीज है। एसएमई सेगमेंट में जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो 10 से 20 करोड़ की इक्विटी इनपुट होती है। जब भी आपका पैसा जाता है तो वो 10 से 20%, 20 करोड़ जब भी कोई फंड कंपनी लेना चाहती है तो उनका टारगेट बहुत क्लियर है कि वो उनका टर्नओवर 100 से लेकर 200 करोड़ तक पहुंचाना है नेक्स्ट 1 से 1.5 और 2 ईयर्स के अंदर। तो ये एसेट क्रिएशन और इक्विटी बेस है विच इज ऑलमोस्ट 10x ग्रोथ जहां पे हो सकता है। तो अभी तक का जो डी रिस्किंग एसएमई का है, वाई एसएमई इन्वेस्टिंग ऑफर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो रेवेन्यू स्टेटस कंपनी के 50 से 250 करोड़ प्रूवन होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड 5 से 10 ईयर्स की ओल्ड हिस्ट्री है, कैश फ्लो पॉजिटिव है यानी प्रॉफिटेबल कंपनी ही यहाँ पे रहती है, सक्सेस रेट 80% हिट्स टारगेट, रिटर्न प्रोफाइल जो कंपनी का है वो है 3 to 5x इन 3 to 5 ईयर्स, वैल्यूएशन हमेशा 10 to 15% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सस्ती वैल्यूएशन 10 और 12 के पीई में अगर आपसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनीज का प्रोजेक्टेड 3 to 5x ग्रोथ है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में, और ये सक्सेस रेट भी 80% से ज्यादा है, उसी के अंदर आपका पैसा इस फंड के थ्रू जाने वाला है।
तो रिटर्न ड्राइवर्स, अर्निंग ग्रोथ, न्यू एंड मार्जिन एक्सपेंशन, मल्टीपल रीरेटिंग, गवर्नेंस एंड स्किल, कैपिटल इफिशिएंसी, बेटर आरओसीई एंड कैश फ्लो, ये सारी चीज मिला के आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देते हैं गेट 5 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। यानी फंड मैनेजर आपके पैसों को मैक्सिमम बनाने की मेहनत करता है, मगर विद अ प्रोसेस सिस्टम। अब एक प्रॉब्लम दिमाग में आती है कि इतना अच्छा पैसा बनता है तो लोग हर कोई इसके अंदर क्यों नहीं जा सकते। अल्फा इतना अच्छा एग्जिट कर रहा है तो प्रॉब्लम्स क्या है? तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फर्स्ट आती है लैक ऑफ वैल्यूएशन माइंडसेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एमएसएमई के अंदर prioritize cash management and tax avoidance under transparent reporting which limits valuation multiples and constrain long term enterprise value। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इंडिया के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी रियल वैल्यूएशंस दिखाते ही नहीं है, या तो बहुत ओवर वैल्यूएशन दिखाते हैं या तो टैक्स बचाने के लिए एक्चुअल वैल्यूएशन दिखाते ही नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड है फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी गैप। 95% of SME lack professional CFOs, accounting managed by owner और junior staff। 95% से ज्यादा SMEs के अंदर CFOs है ही नहीं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है। नॉर्मल अकाउंटेंट बीकॉम किए हुए लोग आज इन कंपनियों के अंदर CFO का रोल कर रहे हैं, पर उन्हें भी पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जिसके कारण ग्रोथ इज ऑफन रिएक्टिव रिजल्टिंग इन एफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट एंड डिलेड वैल्यू क्रिएशन। थर्ड चैलेंज एसएमई सेगमेंट के अंदर जो है, इसके अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा है गवर्नेंस गैप, फाउंडर सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग विद लिमिटेड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हर जगह पे एसएमई सेगमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते हैं, एडवाइजर नहीं होते, फॉर्मल बोर्ड इंसाइड नहीं होता है। मैं खुद फाउंडर हूं और मैं ही सारे चीजें करूंगा, मैं ही सारे डिसीजन लूंगा, जिसके कारण गवर्नेंस सिस्टम बनती नहीं है। फोर्थ जो चैलेंज आ रहा है एसएमई सेगमेंट के अंदर, दिस इज अ डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड आर ऑफन नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एट टाइम नॉट क्लियरली डॉक्यूमेंट्स एट आर्म्स लेंथ। यानी डॉक्यूमेंटेशन, डेटा, क्या मार्केट होने वाला है, क्या मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, कोई भी चीज की माहिती और उस सिस्टम्स को वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। फिफ्थ, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, लिमिटेड डेप्थ इन एसएमई कैपिटल मार्केट, रिस्ट्रिक्ट एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट लेना भी बहुत टिपिकल है, अगर आपके पास राइट कंपनीज नहीं है, आपके पास राइट वे ऑफ वर्किंग नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड सिक्स वन, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपिटल एक्सेस, मोस्ट एसएमई रिले ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स, नॉट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इक्विटी कैपिटल। बहुत सारी एसएमईज आज जो लोन ले रही है वो भी बैंक लोन ही ले रही है, और जिनका भी लॉन्ग टर्म कोई क्लियरिटी ऑफ विजन नहीं है, इक्विटी डिल्यूट करने का प्लानिंग भी नहीं है। तो ये 6 बड़े चैलेंज है जिसके कारण अल्फा तो एग्जिट है, मगर लोगों को पता नहीं कैसे इसके अंदर अपना अल्फा बना सके। यानी यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है एमएसएमई कंपनी के लिए, दूसरी तरफ आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, जो प्रॉपर वे में गेट 5 के थ्रू आपको डायरेक्शन मिले। यहां तक तो हमने समझा कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कितने करोड़ों का मार्केट है, कितनी बड़ी कंपनीज है, कितनी सारी कंपनीज है, मगर गेट 5 किस प्रोसेस सिस्टम से काम करता है, उस प्रोसेस सिस्टम को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला रिगोरस ड्यू डिलिजेंस मल्टी स्ट्रेटेजी वैलिडेशन फ्रेमवर्क, जहां पे 100+ कंपनीज को मिलने के बाद 10 to 15 को एलाइज लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के बाद 4 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो कैसे होता है? तो आवर वैलिडेशन फ्रेमवर्क, उनका एक वैलिडेशन फ्रेमवर्क है। फर्स्ट थिंग इज सेक्टर फर्स्ट अप्रोच, क्लियर मल्टी लेयर मल्टी ईयर डिमांड विजिबिलिटी। जिस सेगमेंट में आने वाले सालों में डिमांड है उसी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड, मैनेजेबल रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस रिस्क, कंपनी प्रॉपर वे में मैनेज कर रही है, कॉम्प्लायंस पूरे फॉलो कर रही है। थर्ड, डिफाइन एग्जिट एपेटाइट स्ट्रेटेजी और पब्लिक मार्केट, क्लियरिटी है कि अगर ये फ्यूचर में कंपनीज की वैल्यूएशन 5x हुई तो क्या तो हम आईपीओ लाएंगे या तो हम पीई वेल्थ क्रिएशन को सेल करेंगे। प्रूवन इकोनॉमिक्स एट एसएमई स्केल, इस कंपनी का मॉडल जो भी है वो प्रूवन है, जिसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अवॉइडेंस ऑफ सेक्टर डिपेंडेंट ऑन सिंगल कस्टमर, जिस किसी भी सेगमेंट के अंदर एक ही कस्टमर हो तो उस सेगमेंट के अंदर वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के अंदर एसएमई कंपनीज ऐसी हैं जो बड़ी जाइंट कंपनी है उसको आउटसोर्सिंग वर्क में हेल्प करती है, उनका भी टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, मगर वहां पे वेल्थ क्रिएशन में एक रिस्क आ जाता है। अगर उनका कहीं पे भी ब्रेकअप हुआ जिसको वो सप्लाई कर रही है तो वो कंपनी का वैल्यूएशन एनी टाइम डाउन हो सकता है।
तो दिस इज सेक्टर ऑर्गेनोस्टिक विथ प्रेफरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफेंस। ये सारे सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Second is promoter expertise. 5 to 10 years of operating history in the same business demonstrate the ability to scale operation with a continuous equity dilution, clean compliance and legal track record, willingness to professional CFO, MIS compliance audit, and alignment on growth, exits and capital discipline. ये पांचों पांच चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमोटर की तरफ से। अगर ये पांच चीजें मिलती हैं, पहले तो सेक्टर अप्रोच, सेकंड इज प्रमोटर, थर्ड इज आता है बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल। Operating model where growth is driven by fundamentals, consistent revenue track record, limited volatility, usually look for PAT पॉजिटिव बिजनेस। यानी जहां पे प्रॉफिट पॉजिटिव है उन्हीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेंसेबल यूनिट इकोनॉमिक्स विद रूम फॉर मार्जिन एक्सपेंशन, यहाँ पे मार्जिन बढ़ने की भी शक्यता है उसी कंपनी में, और डिसिप्लिन वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजेबल लिवरेज, क्लियर ड्राइवर्स फॉर स्केल, कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन। ये सारी चीजें जब किस मॉडल में होती हैं, बिजनेस मॉडल में, उसी के अंदर ये अपना पैसा डाल रहे हैं, आपका हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं। फंड यूज एंड वैल्यूएशंस, कैपिटल डिप्लॉय स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन। Second, working capital used to support scale, capex linked to revenue expansion and market expansion with identified channels for customers. Entry valuation structure to preserve downside protection and meaningful upside for both investor and the company. ये सारी चीजें जब फैक्टर्स लगते हैं तभी आपका इन्वेस्टमेंट गेट 5 के थ्रू कंपनीज के अंदर होता है। Here is the second thing, professional support, hands on value added, सीनियर मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट सपोर्ट, CFO, कंप्लायंस ऑफिसर, MIS इम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी कंपनी को इस लेवल से ग्रो करना है तो इसके अंदर भी गेट 5 हेल्प करता है। थर्ड थिंग, एग्जिट ड्राइवर इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कैपिटल लिंक टू आउटकम्स, एग्जिट पाथवेज आइडेंटिफाइड टू एंट्री, कैपिटल डिप्लॉयड टू क्रिएट वैल्यू क्रिएशन, क्लियर वैल्यू क्रिएशन माइलस्टोन्स। एंड फोर्थ वन इज द वैल्यूएशन डिसिप्लिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंजर्वेटिव एंट्री एट 10 to 12x मल्टीपल वर्सेस मार्केट 15 to 20x। हमेशा शेयर मार्केट 15 से 20 के पीई पे चलता है, जब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंट्री होती है वो 10 से 12 की ही होती है। यानी आप अच्छी सस्ती वैल्यूएशन में एंट्री कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, उसकी एक पूरी प्लानिंग हो रही है गेट 5 के थ्रू आपके इन्वेस्टमेंट में। एकदम शॉर्ट एंड ब्रीफ कि किस तरह से गेट 5 डील सोर्सिंग करती है, अपने प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क से, प्रोमोटर एंड क्लस्टर से मिलके उनके साथ ग्राउंड रियलिटी चेक करके। सेकंड थिंग, एवल्यूएशन 50+ डील इवैल्यूएशंस, डीप एनालिटिक राइगर, स्ट्रक्चरली ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियली मॉडलिंग बैक्ड बाय सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हिस्ट्री। एंड थर्ड इज वैल्यू क्रिएशन, full stack IB, AIF, PE plus debt, merchant banking, AIF, PE under one roof, enabling seamless deal execution and lifecycle support। तो ये सारी चीजें मिल के वैल्यू क्रिएशन को चेक किया जाता है। एंड फोर्थ इज SME एक्सपर्टाइज, IIM, IIT, CA, MNC बैकग्राउंड, lead by top professionals and deep domain expertise and experience in scaling high growth Indian SMEs। Fourth is the vast ecosystem, 100+ investor active networks। And fifth is exit enabled multi-route IPO अथवा strategies। This is the proactive plannings for preparation, strategic sales, IPOs and facilities। ये सारी चीज मिल के एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है, बनाने के बाद उसके अंदर एग्जिट भी कराती है और जहां पे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। श्रीकांत गोयल जो MBA है, एक्स टाटा कैपिटल, एक्स एग्जीक्यूटिव ऑफ IDBI बैंक, 15+ years of experience in capital market, structure finance, corporate fundraising, lead merchant banking deals, mid-market transactions and portfolio management, deep expertise in valuation, financial structuring and institutional relationship। सेकेंड नंबर पे इसके साथ पार्टनरशिप में है आनंद संघवी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, CPA USA, स्पेशलिस्ट, 15 years in corporate and startup finance। यानी जो फंड मैनेजर भी है उनका पूरा डीप थिंकिंग प्रोसेस है कि स्टार्टअप्स कॉर्पोरेट में किस तरह से फाइनेंसिंग होना चाहिए, स्पेशलिस्ट इन M&A, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज अक्रॉस एंटरप्राइज फाइनेंस एंड ट्रांजैक्शन एडवाइजरीज, एक्सपर्टाइज इन वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। थर्ड वन इज अमूल शर्मा, एक्स CEO कोटक महिंद्रा बैंक IDIFC डिपार्टमेंट, एक्स CEO कोटक महिंद्रा बैंक, 20+ years of BFSI experience, expertise in retail banking, wealth management and client servicing, lead investor engagement and global capital partnership।
ये एक उनके एडवाइजर है। दूसरे एडवाइजर है हेमल वकील, इज 30+ years ऑफ एक्सपीरियंस, बोर्ड मेंबर ऑफ रेडिफ M2M फाइनेंशियल्स, 30+ years डिजिटल स्ट्रेटेजीज, एक्स कोटक महिंद्रा, बोर्ड मेंबर, extensive experience in banking operation and digital strategies and partnership, leadership roles across growth, sales and transformation। तो ये फंड मैनेजर्स, उनके साथ ये एडवाइजरी की टीम्स, सब मिलके गेट 5 के अंदर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। गेट 5 में आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लॉक किया जाता है, तो सबसे पहला उनका कोर फोकस होता है फाउंडेशन ऑफ वैल्यूएशन, सेक्टर फर्स्ट अप्रोच, सेकंड इज प्रोमोटर बैकग्राउंड एंड एक्सपर्टाइज, मिनिमम 5 से 10 years का एक्सपर्टाइज होना चाहिए। थर्ड इज प्रूवन बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर लो एग्जीक्यूशन रिस्क, डिमांड डेमोन्स्ट्रेटेड विद यूनिट इकोनॉमिक्स, कैश फ्लो पॉजिटिव हो, रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस हो, क्लियर स्केल अप पाथवेज हो। ये 5 चीज जिसके अंदर होती है, तो उस कंपनी के अंदर आइडियल कैंडिडेट मैट्रिक्स 50 to 250 करोड़ का रेवेन्यू का अगर टारगेट है, आज की तारीख में 15 से 20% एबिटा मार्जिन है, 5 years का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर ये सारी चीजें कंपनी की मीट हो रही है, देन टिल टर्म्स इन्वेस्टमेंट पैरामीटर 5 to 10 CR, 5 से 10% की इक्विटी उस कंपनी के अंदर हम लेंगे, और 3 to 5 years के होल्डिंग के साथ। यूज ऑफ फंड, फंड का यूज होना चाहिए वर्किंग कैपिटल, ऑप्टिमाइजिंग कैश साइकिल्स, ग्रोथ फोकस कैपिटल डिप्लॉयड टुवर्ड्स कैपेक्स, एंड थर्ड इज मार्केट एक्सपेंशन, न्यू ज्योग्राफीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आप नई नई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका यूनिट ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, तो ऐसी ही कंपनीज के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पे ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग योर मनी बाय AIF, बाय गेट 5। अभी तक हमने समझा कि कंपनी किस तरह से काम करती है, किस तरह से चूज करती है, मगर चूज करने के बाद आपको लगा कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो उसके बाद के 12 स्टेप है। फर्स्ट, डील जनरेटिंग सोर्सेस, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग, फिल्टर करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, थर्ड इनिशियल बिजनेस प्लान रिव्यू, हाई लेवल फाइनेंशियल एंड मॉडल असेसमेंट कि कंपनी को कितना ग्रोथ करना है, बिजनेस DD एंड वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीटली उस कंपनी की करनी। फिफ्थ स्ट्रक्चर इज फर्स्ट IC राउंड, अप्रूवल ऑफ टर्म शीट्स एंड डीप ड्राइव। सिक्स वन इज इन डेप्थ ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल, लीगल, टेक एंड इंटीग्रिटी चेक। सेवन इज फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 8 number is deal structuring and signing, SHA, SSA and conditioning precedents. 9 number is investment disbursement, capital deployment, tranche base. 10th number is business support, value creation and strategic guidance। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर आपने पैसे तो दे दिए, उसके बाद उसको ग्रो भी करने में सपोर्ट भी करना है। एंड देन मॉनिटरिंग एंड फॉलो ऑन क्वार्टरली रिव्यूज एंड ग्रोथ फंडिंग, एंड एट लास्ट एग्जिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, IPO स्टैटिक सेल किस माध्यम से एग्जिट करना है। तो ये सारी चीजें एक बार आपका पैसा लगाने के पहले से लेके बाद तक की पूरी प्रोसेस गेट 5 आपके लिए करता है। अब हमने समझ लिया पैसा कैसे लगाया जाएगा, कैसे ग्रो किया जाएगा। अब एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या बनती है, किस तरह से एग्जिट के प्लान्स बनते हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी जो बनती है, टारगेट रिटर्न डिसिप्लिन एंट्री एंश्योर्स मल्टीपल पाथ, मिनिमम 3 to 5x टारगेट, 3 to 5 years होल्डिंग पीरियड, 30+% प्लस टारगेटेड IRR, यानी 3 से 5 गुना पैसा हो, 3 से 5 साल के लिए अगर हम खड़े रहते हैं, और 30% का मिनिमम IRR हमारा निकलना चाहिए। ये टारगेट के साथ इस फंड के अंदर कंपनी गेट 5 इन्वेस्टमेंट करती है। IPO लिस्टिंग, पब्लिक लिस्टिंग ऑन SME एक्सचेंज और मेन बोर्ड ऑफ हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज कंपनीज। प्राइमरी बायर, पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर QIP, secondary market, sales of stake through secondary market liquidity post listing, secondary private equity sales, last stage late stage PE funds, and fourth one is promoter buyback, primary buyers, promoters and company cash flows। तो ये चारों तरीके से आपके पैसों की एग्जिट होती है, मगर ये रिटर्न्स बनने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एक लेवल के रिटर्न बने, उसके बाद फंड मैनेजर एग्जिट लेता है। ये एक शॉर्ट एग्जांपल है, एक लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन कंपनी थी, जो कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 2018 में, और जिसका IPO आया था 2025 में। इस कंपनी के अंदर हमने जब इन्वेस्टमेंट किया गेट 5 ने, तब वो प्री IPO सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसे लिक्विड मॉडल था, 99% रेवेन्यू, CAGR का ग्रोथ था, एंड दे हैव द मार्क्वेट क्लाइंट्स। इन्वेस्टेड कैपिटल थी 45 लाख रुपीज, एवरेज एंट्री प्राइस जो शेयर की थी वो 89 थी,
कैपिटल मार्केट प्राइस आज की तारीख में है 203 की बदली, आज तो ये हो गई है 310, यानी आपका इस लेवल का पैसा बना है। करंट वैल्यू इज of 45 lakh is 1.02 on the date of December 20, 2025, and today almost it is 1.5 CR. Unrealized gain 127% as on date December 2025. As on today it is more than 200% CR. ऐसी ही एक दूसरी ब्रांड थी प्रीमियम अप्रैल D2C ब्रांड है, जिसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.5 CR, एंट्री वैल्यूएशन थी कंपनी की 25 करोड़, इन्वेस्टमेंट डेट थी अगस्त 2025, एग्जिट होरिजन 24 to 36 मंथ। एसएमई एंड प्री आईपीओ सेगमेंट में इस कंपनी को भी लिस्टिंग करा के एग्जिट किया जाएगा। तो ऐसी ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट और इस तरह के वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको एआईएफ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो गेट 5 इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन चूज इट। इस फंड का एक शॉर्ट ओवरव्यू, सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल फंड है, एसएमई फोकस्ड है। पहले भी मैंने बताया 100 करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। 5 years plus maximum 2 year extension. Get 5 assessment advisory private limited is the investment manager. Trustee is Midcon Credentia Trustee Private Limited. Sponsor commitment 5% of corpus, skin in the game. Drawdown structure 50% initial. अभी तक इसमें 75% के ड्रॉडाउन आ चुके हैं। हर्डल रेट इज 12% प्री टैक्स, यानी 12% मिनिमम रिटर्न देने के लिए कंपनी वर्किंग करेगी। उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा तभी वो परफॉर्मेंस फीस चार्ज करेगी। फिक्स मैनेजमेंट फीस है 2%, परफॉर्मेंस फीस है 20% पोस्ट हर्डल रेट। चार्ज एट एक्चुअली फंड कैप्ड एज पर वैल्यू ईयरली एज पर सेबी रेगुलेशंस आपको वैल्यूएशन इसकी मिलती रही। कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर रिस्क है, मगर रिस्क को अगर आप समझ के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में करेंगे तो आप आपकी वेल्थ को क्रिएट कर सकेंगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की वीडियो को समझने के लिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। ऐसे ही कोहिनूर जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम हमारे चैनल के अंदर आपको बताते रहेंगे, जहां आपकी वेल्थ बहुत ही अच्छी वे में, बहुत ही अच्छी स्टाइल में, प्रोफेशनलाइज मैनेज फंड मैनेजर्स के साथ बढ़ती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट कि एसएमई आईपीओ सेगमेंट में टैक्सेशन कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिस्टेड स्टॉक्स भी होते हैं और लिस्टेड भी होते हैं। तो जब स्टॉक अनलिस्टेड होता है तो अनलिस्टेड शेयर में एलटीसीजी है 12.5, यानी 2 साल के बाद 24 मंथ्स के बाद जो भी इक्विटी में से एग्जिट होगा वहां पे 12.5% ही एलटीसीजी लगेगा। लिस्टेड शेयर होंगे तो 1 साल के बाद उसके अंदर, अगर 1 साल के अंदर है तो 20% और 1 साल के बाद है तो 12.5% ही गेन के ऊपर टैक्स रेट लगेगा। मगर अनलिस्टेड शेयर में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। मेजोरिटी ट्राई ऐसा होता है कि अनलिस्टेड में 2 साल के अंदर हम लोग कंपनीज का वर्किंग होता है कि 2 साल से उससे ज़्यादा खड़े रहने का, जिसके कारण आपका ये इन्वेस्टर एप्लीकेबल जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स ना लगे। डिविडेंड जो भी अगर इसके अंदर कुछ भी आता है तो टैक्स एट इन्वेस्टर स्लैब वो सीधा आपके अकाउंट में आएगा। और टीडीएस विथ होल्डिंग रेसिडेंट इंडिविजुअल 10% टीडीएस ऑन इनकम, यहाँ पे खाली 10% टीडीएस ही आपको लगेगा। बाकी का 2.5% टैक्स या 10% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में उसे समझेंगे। समझा कि किस तरह से एसएमई आईपीओ सेगमेंट में 30% तक का भी रिटर्न बन सकता है। मगर फ्रेंड्स 30% तक का रिटर्न नेट आपके हाथ में टैक्स कट के कितना होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इस सेशन में कि किस तरह से इसके अंदर टैक्स लगेगा और टैक्स के बाद जो परफॉर्मेंस फीस लगती है उसके बाद आपका रिटर्न कितना बैठता है। तो ये एआईएफ में टैक्सेशन किस तरह से ट्रीट होता है वो हम थोड़ा स्पेशल वे में समझेंगे। समझ लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए डाला है, पहले साल में अनरियलाइज गेन है 20 लाख, तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होती, आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एईएम हो जाएगा 1.20 CR। नेक्स्ट ईयर आपके जो 1.20 CR में आपका अनरियलाइज गेन है 10 लाख और आपका कुछ प्रॉफिट हुआ है, बहुत सारे आईपीओ आपके लिस्ट हुए जिसके कारण आपका प्रॉफिट बुक हुआ और यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 15 लाख। यानी ये रियलाइज गेन के ऊपर टैक्सेबल इनकम गिनी जाएगी, उसके ऊपर 10% टीडीएस फंड के द्वारा लगाया जाएगा जो 1.5 लाख होगा और आपको जो टैक्स भरना होगा यानी 37,500 2.5% के हिसाब से 15 लाख के ऊपर आपका ये टैक्स भरेगा।
नेट आपकी वैल्यू हो जाएगी एक साल के बाद 1.435 CR। तो इस तरह से आपकी अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 1.435 CR। नेक्स्ट ईयर अगेन इसके ऊपर अगर आपका माइनस अनरियलाइज गेन होता है 5 लैक्स, माइनस होती है कैपिटल 10 लैक्स, तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नेट 1.39 CR। अब ये 1.39 CR के अंदर इधर पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 10 लैक्स का लॉस हुआ है, यानी आपको यहाँ पे इस साल में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, आपकी एनएवी एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर के अंदर आपका 1.39 CR अगर कैपिटल है, अनरियलाइज गेन 25 लाख है, 20 लाख अगर आपका रियलाइज गेन है, हाँ, आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी उसके अंदर से ये 10 लाख रुपए लेस हो जाएगा, यानी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हुई, आपने 10 लाख का लॉस किया था, और इस इनकम के ऊपर 10% टीडीएस लगेगा। 0.25 लैक्स यानी 25,000 रुपये नॉमिनल आपको टैक्स भरना पड़ेगा, टीडीएस आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.83 CR। अगेन नेक्स्ट ईयर 1.83 CR के कॉर्पस के ऊपर आपका फाइनल ईयर है, यहाँ पे आपका टोटली सारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। 50 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट बुक हुआ तो 50 लाख के ऊपर 5 लाख रुपीज़ आपका टीडीएस लग जाएगा, यानी आपका टैक्स कट हो गया, और यहाँ पे ऊपर से आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा इतना 1.25, यानी आपका जो रिटर्न है 1.83 वो नेट रिटर्न बन जाएगा 2.28 CR। एक्चुअली 50 लाख यहाँ पे ऐड अगर हम करते हैं तो ये रिटर्न हो जाता था 2.53 CR, 2.33 CR, 2.33 करोड़ होना चाहिए था, मगर उसकी जगह पे यहाँ पे आपका टीडीएस कट गया है, तो आपका नेट अमाउंट कितना हो गया 2.28 CR, यानी आपने 2.28 CR आपको फाइनल एनएवी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर्सनल टैक्स पेड आपने किया है 1.875, नेट आपको 5 साल के अंदर जो पैसा मिलेगा वो होगा 2.261 CR। टोटल टैक्सेबल गेन आपका हुआ 75 लाख, टीडीएस बाई फंड आपके फंड में से डायरेक्ट डेबिट हुआ 7.50 लैक्स, आपने जो टैक्स पे किया 1.875 लैक्स, टोटल टैक्स पेड आपका हो गया 9.375। इधर पे 3 बड़े बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। पहली चीज, 5 साल के बाद जब बहुत बड़ी कैपिटल आपको आ रही है आपके हाथ में, तब उस साल में आपको टैक्स कितना भरना है, खाली 1.25, क्योंकि आपका ग्रेजुअली सारा टैक्स पे हो गया है, तो आपका टैक्स का बर्डन कम हो गया। सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वेल्थ बहुत बड़ी बन के आ रही है, जो वेल्थ आपके फ्यूचर्स के गोल्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि ये हर्डल रेट, ये तो हो गया हमारा रिटर्न, मगर परफॉर्मेंस फीस किस तरह से चार्ज होती है और उसके अंदर क्या हमारे टैक्सेशन लगेंगे। अब हम समझेंगे कि इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस फीस किस तरह से फंड मैनेजर लगाता है। तो सिंपल ही है कि फंड की एनएवी पहले साल ओपनिंग एयूएम 18 की एनएवी थी, बढ़ते 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 53.92 तक पहुंच गई। अब ये एनएवी किस तरह से वर्क कर रही है, तो उसके अंदर क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट फीस 2%, ऑपरेटिंग फीस 0.18, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पहले साल 30% के हिसाब से 5.40 हुआ, तो आपकी एनएवी भी है जो 18 से सीधी पहुंच गई 22.86 नेट। ये दो चीज आपकी नेट हो गई कम, और आपकी ये नेट एनएवी हो गई 22.86। अगेन एवरी ईयर ग्रेजुअली ये एनएवी 30% के हिसाब से हमने एज्यूम किया है कि अगर बढ़ रही है तो 5 साल के बाद आपकी एनएवी हो जाएगी 59.47। अब ये आपकी एनएवी तो हो गई 59.47, मगर इसके अंदर से एडिशन और डिडक्शन क्या होगा, तो रिटर्न ऑफ कैपिटल यानी आपकी जो एनएवी में डाला था हमने, वो 18 के एनएवी में आपके यूनिट्स आपको एलोकेट हुए थे। हर्डल रेट है आपका 12%, यानी 12% हर्डल रेट का मतलब हर साल 12% के हिसाब से ग्रोथ मिनिमम मिलना चाहिए, यानी +33। इतना रिटर्न तो आपका एश्योर्ड था, जहां पे कोई परफॉर्मेंस फीस नहीं लगने वाली है। वो 5 साल में आपका यहाँ पे फॉर्मुलेशन डाला हुआ है, 18 के एनएवी से आपने स्टार्ट किया, हर साल 12% रिटर्न, और उसके ऊपर इंटू 5 ईयर्स, यानी आपका रिटर्न 13.72 तक तो कोई भी आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा। कैरी एडिशनल रिटर्न्स, आपको एडिशनल रिटर्न लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है, वो अमाउंट रहेगा, वो एनएवी कितनी रहेगी कि जिसके ऊपर परफॉर्मेंस फीस लगेगी, वो एनएवी रहेगी 59। आपकी ये एनएवी में से माइनस होगी 18 इन्वेस्टमेंट एनएवी थी, उसके बाद माइनस होगी आपकी हर्डल रेट की एनएवी 13.47, यानी 18 + 13 यानी आपका हो गया 31। ये एनएवी आपकी 50.47 में से माइनस होगी, तो नेट आपकी जो एनएवी रहेगी जिसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस फीस देनी रहेगी वो होगी 22 के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस फीस जाएगी
तो आपको नेट ऑन हैंड जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 53.92 की एनएवी में। तो आपका जो नेट रिटर्न मिलेगा 30% वाला रिटर्न आपको परफॉर्मेंस फीस के साथ पड़ेगा 24.54%। होप अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि 30% का रिटर्न भले आपको मिल रहा है, मगर परफॉर्मेंस फीस, हर्डल रेट और सारे चार्जेस के बाद ये नेट रिटर्न 24.55 पड़ेगा। और ये रिटर्न फ्रेंड्स बहुत बड़ा रिटर्न है, ऐसा रिटर्न्स और किसी एसेट्स में नहीं बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक करें, हमें कॉल करें, हम आपको डिटेल में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देंगे किस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।